भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे और 2019 जुलाई का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 2018 पर चलते हैं और 2018 में केवल एक एग्जाम हुआ है सीटेट का, 2 एग्जाम नहीं हुए थे। आज हम बाल विकास को पढ़ने वाले हैं, है ना। सीधा बाल विकास के 30 जो प्रश्न होंगे, इसके 30 प्रश्नों को हम हल करेंगे। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हैं, इसका जवाब आपको नीचे अपने स्कोर के साथ कमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, मैं आपको बता देता हूं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। सरकारी अध्यापक वहां पर टाइप कर लें या फिर कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है ना। तो वहां से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइक कर लें, ज्वाइन कर लें। और एक चीज़ और है, जैसे हम टेलीग्राम चैनल पर हमने न्यूज़ डालना शुरू कर दिए हैं। जैसे आपके सीटेट के रिगार्डिंग, यूपी टेट के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ होंगी आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित, सारी न्यूज़ आपको वहां पर दे दी जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2018 में देख लेते हैं कि बाल विकास से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देंगे आपको। हर प्रश्न का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आपके कितने सही हैं वो भी बताना है। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जहां पर लिंग भूमिकाएं देखने को नहीं मिलती हैं? यानी कि डैश को छोड़कर कोई ऐसी जगह है जहां पर लिंग भूमिकाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या है, लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं बच्चे। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसके द्वारा भी लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, आपने ट्यूशन कभी नहीं सुना होगा, आपने ट्यूटरिंग सुना है कभी कि लिंग भूमिकाओं से संबंधित, ट्यूशन से संबंधित कोई बात आई है ना। तो ट्यूशन इसका आंसर होगा। ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं बच्चे। तो पहले वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं, उनकी आलोचना बतानी है हमें एक, कि उनकी आलोचना कौन सी है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, तो ये कोई उसकी आलोचना है? तो ये तो नहीं होगा आंसर। भाई कोई भी परीक्षण है, उसकी भाषा जितनी जरूरत होगी वही तो रखी जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि सारे परीक्षणों की भाषाएं मुश्किल हों। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। अब देखिए, बड़ी आबादी के लिए परीक्षण बनाओगे तो बड़ी आबादी पर लागू किया जाएगा। बहुत सारे परीक्षण होते हैं जो एक सिंगल बच्चे पर भी लागू किए जाते हैं, पूरी कक्षा पर भी लागू कर दिए जाते हैं, है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो भाई जो मानकीकृत परीक्षण हैं, बच्चों की जो भी क्षमता है उसका स्पष्ट तस्वीर ही तो देते हैं। परीक्षण क्यों करे जाते हैं? परीक्षण इसलिए किए जाते हैं, टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि बच्चे की तस्वीर पता चल सके कि बच्चा कितना योग्य है, कितना किन किन चीज़ों में अयोग्य है ना। तो ये भी कट गया। अब आंसर ऑप्शन नंबर 4 बचा, यही आंसर होगा। देखिए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। अब क्यों कोई भी आपने परीक्षण बनाया तो परीक्षण कहीं पक्षपाती होता है? नहीं होता, इसलिए यही आंसर होगा। यही आलोचना है कि वो पक्षपाती होता है, ये यहाँ पर बोला जाता है ना। दूसरे वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि एक परीक्षण कभी भी सटीक नहीं होता कि जिन जिन चीज़ों के उद्देश्य के लिए उसको बनाया जाए कि सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर ले, है ना। तो थोड़ा सा कहीं कहीं सभ्यता संस्कृति में थोड़ा सा पक्षपाती वो हो जाता है, इसलिए यही इसकी आलोचना है। आगे बढ़ते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो आपके सीटेट में सीडीपी से जो बहुबुद्धि सिद्धांत और बहुआयामी जो बुद्धि है, चैप्टर का नाम है बहुआयामी बुद्धि। तो बुद्धि वाले चैप्टर में जैसे जी कह रहा है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, एकाधिक यानी कि एक से अधिक। तो एक से अधिक यानी कि समूह, यानी कि बहुत सारे आयाम होते हैं जहां पर बुद्धि के, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए, बुद्धि के जो सिद्धांत है मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर बुद्धि वाला चैप्टर देख लो। एक कारक सिद्धांत बताया था जो बिने और टर्मन ने दिया था। एक द्विकारक सिद्धांत था जो स्पीयरमैन ने दिया था। एक त्रिकारक या त्रिआयामी सिद्धांत था, है ना। तो ये थर्स्टन ने और उसने दिया था। समूह कारक है ना, समूह तत्व है थर्स्टन का। समूह कारक सिद्धांत किसका है? तो वो गार्डनर का है।
बहुत सारे सिद्धांत हैं, 8 से 10 सिद्धांत हैं, आपको लगभग 10 सिद्धांत हैं, है ना। और त्रिआयामी सिद्धांत को ईंट का मॉडल कहते हैं, क्यूब का मॉडल कहते हैं, एक एक सिद्धांत के कुछ 3 से 4 नाम भी हैं। तो वो जाकर आप देख लीजिए वीडियो, बहुआयामी बुद्धि वाली वीडियो देख लीजिए, बुद्धि वाले चैप्टर से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। तो यहां पर दिया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, यानी कि एक से अधिक बुद्धि तो कहां पर देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक यानी कि एक से अधिक, और कई प्रकार की यानी कि इसका मतलब भी एक से अधिक। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, तो ये तो संबंधित ही नहीं है इससे। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। एक चीज और याद रखना, जो बुद्धि है वो जन्मजात योग्यता होती है ना। क्या होती है? जन्मजात योग्यता। जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्धि को मैं आपको बता देता हूं, बुद्धि को कभी भी अध्यापन के द्वारा बुद्धि नहीं बढ़ाई जा सकती। बुद्धि जितनी होती है उतनी ही रहती है, ये चीज आप याद रखना, है ना। तो ये भी कट गया। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी गलत है, तेजी से नहीं बढ़ाई जा सकती। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो मूल्यांकन वाला चैप्टर है, आपका असेसमेंट वाला चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या है, सीखने का मूल्यांकन क्या है, सीखने के समान मूल्यांकन क्या है। तो ये कुछ मूल्यांकन में 3 से 4 टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने हैं। एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है, और प्लेलिस्ट में जाकर मूल्यांकन वाले चैप्टर में देखिएगा मैंने इसको पढ़ाया या फिर नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, 5 मिनट की मैं वीडियो बना दूंगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आंसर मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में ये सहायक होते हैं। जो सीखने के लिए मूल्यांकन है वो सीखने की प्रक्रिया से पहले किया जाता है। सीखने के दौरान मूल्यांकन, सीखने के मूल्यांकन सीखने के साथ साथ किया जाता है। सीखने के समान मूल्यांकन, सीखने के समान मूल्यांकन बेसिकली बच्चा करता है खुद, है ना। याद रखेंगे, बच्चा खुद सीखने के समान मूल्यांकन करता है, यानी कि वो अपना कुछ सीख भी रहा है और मूल्यांकन भी कर रहा है ना। और मूल्यांकन हमेशा दोनों का होता है, याद रखेंगे। टीचर का भी मूल्यांकन होता है और बच्चे का भी होता है। बच्चे की अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है, टीचर की शिक्षण विधियों का मूल्यांकन होता है। सारी चीजें आपको मूल्यांकन वाले चैप्टर में मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन लगातार और बड़े स्तर पर मूल्यांकन होना, और नहीं है मतलब हमें नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। देखिए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, तो ये तो सही बात है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग है, इसलिए ये कट गया। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, तो ये भी सही बात है। शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की जो भी उपलब्धि होती है उस पर ही तो केंद्रित होता है मूल्यांकन। हमें ढूंढना है नेगेटिव। यह बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है। देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बच्चे को चिन्हित करना, बच्चे को रैंक प्रदान करना, ये सारे नेगेटिव हैं। क्या हैं? नेगेटिव हैं। बच्चे को कभी भी रैंक प्रदान नहीं करनी है, कभी भी बच्चे को पोजीशन नहीं देनी है, कभी बच्चे को चिन्हित नहीं करना है ना। तो ये सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये थोड़ी है कि बुद्धिमानी के स्तर पर खराब है या फिर सही है, धीमा है, उसके अनुसार बच्चे को चिन्हित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, चिन्हित नहीं किया जाता है। तो 5 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 नेगेटिव है, और यही हमारा आंसर होगा। 4th पढ़ लेते हैं एक बार। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, तो ये तो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है बच्चे का, ये RTE 2009 कहता है ना। तो ये भी कट गया। 5 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो किस वजह से प्रतिभाशाली बना है? एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, एक सफल माता पिता के कारण, अनुशासित दिनचर्या के कारण। तो देखिए, ये ऑप्शन तो कट गए, यानी कि जो माता पिता सफल नहीं होते उनके बच्चे प्रतिभाशाली नहीं होते, तो ये तो गलत बात है। अनुशासित दिनचर्या होगी तभी वो प्रतिभाशाली बनेगा, ये भी गलत बात है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, और इसमें कह रहा है अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों के बीच अंतःक्रिया। तो याद रखना, बच्चा प्रतिभाशाली है कैसा भी है, उसका वातावरण कैसा भी है, सारी चीजें 2 चीजें प्रभावित करती हैं, एक आनुवंशिकता और एक वातावरण। जहां पर आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ ऑप्शन में आ जाए, 99% चांस होते हैं कि आपका आंसर वही होगा, है ना, याद रखेंगे। 6 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं 7 वाले क्वेश्चन की तरफ। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या होगा।
देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो जो वंचित पृष्ठभूमि से बालक आए हैं तो कक्षा में कौन से माहौल की आवश्यकता है उनको पढ़ के देखते हैं। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। पॉजिटिव जा रहा है, क्या है पॉजिटिव जा रहा है, हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। इससे ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है कोई। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। हतोत्साहित करना अपने आप में नेगेटिव चीज है, डिस्करेजमेंट किसी को नहीं करना है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना ही नहीं है। बच्चों को किसी भी आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है, बच्चों को किसी भी आधार पर चिन्हित नहीं करना है, रैंक प्रदान करनी ही नहीं है। नेगेटिव जा रहा है, कट गया। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, तो ये थोड़ा सा छोटा है, अच्छा व्यवहार सिखाना। और जो वंचित पृष्ठभूमि से बालक आते हैं, आवश्यकता उनकी ये होती है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना और उनका प्रयोग करना। जो भी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान उनके पास है उसको महत्व दिया जाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसने भी अभी तक टैगवर्ड्स नहीं देखे हैं, चैनल पर जाकर टैगवर्ड्स देखो। मैथ्स पेडागोजी के टैगवर्ड्स करा दिए हैं, ईवीएस के टैगवर्ड्स करा दिए हैं, इंग्लिश पेडागोजी के टैगवर्ड्स करा दिए हैं, बाल विकास के टैगवर्ड्स करा दिए हैं। टैगवर्ड्स की सहायता से आप क्वेश्चन को आराम से, ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट कर पाते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। सृजनात्मक बालक है और प्रतिभाशाली बालक है, आवश्यक हस्तक्षेप किस चीज पर निर्भर करेगा? उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, यानी कि उनको आप अतिरिक्त समय दें, ये हस्तक्षेप निर्भर करता है। अगला है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, यानी कि स्नेह दिखाएं उनके प्रति आप, तो कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव है दोनों, इनको काट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, जो बच्चे हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाए कि अन्य बच्चों को पढ़ाएं, ये भी नेगेटिव जा रहा है। देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, है ना। और देखिए ये चीज मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 80% चांस होते हैं, 90% चांस होते हैं कि जो ऑप्शन आपका बड़ा है ना वो आंसर होता है। ये सच बात है, इसको आप नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, लेकिन ये सच बात है। सीटेट में ऐसा हमेशा होता है कि जो ऑप्शन बड़ा है ज्यादातर वही आंसर होता है ना। लेकिन हमें इस पर नहीं जाना है, क्योंकि हमें क्या है, समझ के करना है। समझ के करोगे तो बिल्कुल कोई बात वाली वो नहीं रहेगी, आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपका प्रश्न गलत हो, है ना। तो हमारा चौथा बचा था, चौथा ही पॉजिटिव है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक के तरीके से, देखिए निर्देशन दिया जा रहा है, कैसा है वो, प्रेरक है, पॉजिटिव है। अनुकूलित है, अब अनुकूलित की जगह प्रतिकूलित हो जाता है ना, अनप्रेरक प्रेरक हो जाता तो नेगेटिव जाता, लेकिन ये दोनों ही शब्द क्या है, पॉजिटिव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त तरीका नहीं है? जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं उनको सीखने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाता है, तो इनमें से कौन सा तरीका हमें नहीं अपनाना है? यानी कि 3 पॉजिटिव हैं, हमें कैसा ढूंढना है, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव ढूंढना है ना। अब देख लेते हैं नेगेटिव कौन सा है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, जो भी अधिगम के वैकल्पिक तरीके हैं उनकी पेशकश करना, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, उनका जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाए, तो ये तो पॉजिटिव जा रहा है, ये भी पॉजिटिव है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो बड़ा ही सिंपल सा है, ये हमें मिल चुका है। फटकार लगाना नेगेटिव है, नेगेटिव ही हमें ढूंढना है। आंसर हमारा मिल गया, आंसर हमें हमारा मिल गया। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तो ये भी कार्य को तोड़कर किया जाता है विश्लेषण विधि में, आपने सुना होगा। तो आंसर हो जाएगा 9th वाले का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न किन बच्चों की पहचान करते हैं? अलग अलग सोच वाले पैटर्न यानी कि बहुत सारी चीजों का अलग अलग तरीके से सोचना, तो ये जो पैटर्न है किन बच्चों की पहचान करते हैं? डिसलेक्सिक, देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधी विकार, पढ़ने से संबंधित, और पढ़ने की कोई बात आई है इसमें, नहीं आई है, कट गया। सृजनात्मक,
तो सृजनात्मक में क्या है, अलग अलग चीजों से बच्चा सोच सकता है, ये पॉजिटिव जा रहा है। इसमें अब सारी चिंतन होता है सृजनात्मक बालक का। और मुक्त अंत प्रश्न वो सोच लेता है और वही बात बोली जा रही है। आंसर हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, लेकिन आगे देख लेते हैं। प्रत्यास्थी, रेसिलियंट, तो ये हमने नहीं पढ़ा है कभी, प्रत्यास्थी है ना, रेसिलियंट क्या होता है। अच्छा, आपको पता हो तो बताना है ना, मैं भी कोशिश करूंगा इसको सर्च करने की, अभी मुझे नहीं पता है। विकलांग, विकलांग से संबंधित भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका अलग अलग सोच वाले पैटर्न से संबंधित, मतलब सृजनात्मकता। क्या है, सृजनात्मकता। 11 वाले का आंसर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है। देख लेते हैं ऑप्शन में नेगेटिव कौन सा है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। कोई भी चीज हल की जा रही है, गलतियों के प्रति ईमानदार रह जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव जा रहा है तो मतलब कट गया। सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। शब्दावली का प्रयोग करना कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। मैंने आपको बताया ना कि शब्दावली का प्रयोग करना, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना नेगेटिव होता है। लेकिन आगे देख लेते हैं। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। एक तो उत्तर होते हैं अपसारी चिंतन वाले, अपसारी वाले जो सृजनात्मक बालक होते हैं। एक होते हैं अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न, है ना, जिनका आंसर केवल होता है, जिसमें सोचने समझने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न भी होते हैं जिसमें ज्यादातर यस और नो में आंसर होता है ना। तो ये नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना। जो प्रतिभाशाली बालक है वो हमेशा नेगेटिव में जाता है ना। तो आपको इस तरह से तो नहीं पढ़ाना है, केवल यस और नो में आंसर हो, आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो यही ज्यादा बड़ा नेगेटिव है और यही में आंसर लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं 4th वाले को, देख लेते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, तो ये तो पॉजिटिव, इसलिए ये भी कट गया। चलिए, आंसर हमें मिल चुका है। 2nd और 3rd वाले में से ज्यादा नेगेटिव है हमारा 3rd वाला, इसलिए आंसर पर जम जाते हैं। आंसर है 11 वाले का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। छोटा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। संवेग वाला चैप्टर दोस्तों मैंने पढ़ाया है। एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर CDP फॉर सीटेट करके प्लेलिस्ट है एक, उस प्लेलिस्ट में जाकर उसमें देखिए संवेग वाला चैप्टर कौन सा है, इमोशंस वाला। उसमें मैंने 14 संवेग जो मैकडूगल के अनुसार हैं, 14 संवेगों की उत्पत्ति, है ना, तो वो सारी चीजें बताई थी उसमें। तो यहां पर देखिए संवेग की बात कर रहा है कि संवेग है, कौन सा संवेग है? तो क्रोध, भय। जो भय है वो क्या है? डर से ही तो संबंधित है भय। भाई डर लगता है तभी तो भय उत्पन्न होता है, तो ये संवेग ही तो है। भयभीत होना, डरना, है ना। और संवेग 2 तरह के मैंने आपको बताए थे, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। तो वो चीज भी आप जरूर पढ़ना, आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस में। ध्यान लगाना, उत्तेजना, स्मृति कोई संवेग नहीं है। स्मृति का तो चैप्टर अलग से है, मेमोरी का। एक विस्मृति है, भूलना, वो चैप्टर अलग से है। तो ये 2 चैप्टर अलग से हैं, इनको भी आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, तो ये तो कट गया, नेगेटिव जा रहा है ना, कट गया। ये 13 वाला तो नहीं होगा। बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, तो ये भी नेगेटिव है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे का परिवार उसको प्रेरक वातावरण ना प्रदान कर रहा हो। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। देखिए ये भी नेगेटिव है। आप कह ही नहीं सकते कि बच्चे को दुनिया का सीमित ज्ञान है। बच्चा तो खुद ज्ञान का सृजन करता है जीन पियाजे के अनुसार, है ना। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। यानी कि ये जो बात बच्चा बोल रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, इसका मतलब यह है कि बच्चे का जो जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। भाई उसने जो अनुभव किया है वही तो बात बता रहा है वो। तो 13 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है, यानी कि हमें पॉजिटिव ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है? पॉजिटिव।
चलिए ऑप्शन पढ़ता हूं मैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। देखो नेगेटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा। एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक का ही शिक्षक पालन करता रहेगा ऐसा नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, सारी पुस्तकों का पालन करे, उनको वातावरणीय शिक्षा दी जाए, है ना, वो सारी चीज होती हैं। तो एक ही चीज पर बल दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो ऑप्शन नेगेटिव होता है। अगला पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है, तो मुझे ये नेगेटिव लग रहा है ना। इसको काट लेते हैं, अभी होल्ड में रखते हैं, इसके आगे हम एच लगा देते हैं क्योंकि ये होल्ड में है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये हमें पॉजिटिव लग रहा है ना। आराम के लिए जगह बनाना, अब आप ये समझ रहे होंगे यहाँ पर आराम के लिए जगह बनाने का मतलब है कि एक जगह पर आराम करने के लिए कहना, ये इसका मतलब नहीं है। इसको पूरा पढ़िए, आराम के लिए जगह बनाना जहां, ये पूरा है सेंटेंस, आधा अधूरा नहीं है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। तो कहीं ना कहीं सहगामी शिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आराम के लिए जगह का मतलब यह है कि उनको ऐसा वातावरण प्रदान कराना जहां पर बच्चा एक दूसरे से संवाद करे, है ना। समझने की कोशिश करो कि आराम के लिए जगह, आराम करने के लिए बिस्तर नहीं लगाया जा रहा उनके लिए, आराम के लिए जगह है, यानी कि उनको ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना जहां पर बच्चे संवाद के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर सकें। तो समूह अधिगम यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना अपने आप में पॉजिटिव है। अनुशासन बनाए रखना मतलब पॉजिटिव। हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है वहां पर थोड़ा सा हमें नेगेटिव लग रहा था, लेकिन ये पूरा पॉजिटिव है। क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है, इसमें कोई चांस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीटेट में दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि हिंदी में कभी भी कोई ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार। क्या है, इंग्लिश में पढ़ लेना। हिंदी का कोई एक शब्द नहीं समझ में, मान लीजिए आपको समृद्ध समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में इसको पढ़ लेना, इसको रिच कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 15वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करवाना है, यानी कि हमें ढूंढना कौन सा है, पॉजिटिव। पहला ऑप्शन देखिए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। तो पॉजिटिव तो लग रहा है हमें, लेकिन देख लेते हैं इससे ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है कोई। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया था, यानी कि जो भी सामग्री उसको एक बार लाएंगे आप केवल सप्ताह में, ये तो गलत चीज़ है, ये तो नेगेटिव जा रहा है। अलमारी में कोई चीज़ संगठित रखी है, उसको केवल एक हफ्ते में एक बार बाहर निकालना, उसको यूज करना, तो गलत है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित एवं योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। अब देखिए, कक्षा संचालित होनी चाहिए, योजनाबद्ध, ये तो सही बात है, संरचित ये भी सही बात है, लेकिन पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा, ऐसा तो नहीं है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा ही कक्षा चलती है। कक्षा तो बहुत सारी चीजों से चलती है, बाहरी परिवेश में भी तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो केवल पाठ्य पुस्तक पर जोर दे रहा है, इसलिए ये भी कट गया। आगे बढ़ते हैं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि लंबी समय तक चलती रहे। अच्छा, ये बात है कि मतलब लाइब्रेरी में आपने, ये तो वही बात हो गई कि स्कूल में कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर बच्चों को कब ले जाया जाता है, साल में केवल एक बार। ऐसा ही हमारे साथ हो, जिस स्कूल में हम पढ़े थे उसमें साल में 1 या 2 या फिर 3 बार हमें कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता था। वहां पर कीबोर्ड में अपना नाम डाल लो और वापस आ जाओ, बस। तो ये चीज गलत है दोस्तों। परे यानी कि दूर रखना, यहाँ पर परे शब्द आया ना, परे हो बच्चों से, यानी कि बच्चों से दूर हो। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करना है, तो मतलब हमें पॉजिटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पॉजिटिव। देखिए, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखें,
यानी कि पाठ्यपुस्तक की भूमिका ये होनी चाहिए कि एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन इस चीज़ पर थोड़ी बल देती है पाठ्यपुस्तकें। आगे देख लेते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए यहां पर बात आ रही है माता पिता और शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करे। ऐसी पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए कि वो माता पिता और शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करे। गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। पाठ्यपुस्तक होती है बच्चे के लिए। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन हमारी पाठ्यपुस्तकें होती हैं? नहीं, हमारा वातावरण होता है। कट गया। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। इसको देख लेते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। जैसे कक्षा में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, जितने भी संदर्भ हैं, उनमें से एक है। सब कुछ पाठ्यपुस्तक नहीं है। पाठ्यपुस्तक संसाधनों में से केवल एक चीज है। इसके अलावा बहुत सारी चीज होती हैं जिससे बच्चा सीखता है। पाठ्यपुस्तक उसमें से एक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ को डैश से प्राप्त किया है। एनसीएफ 2005 वाला जो लेक्चर है दोस्तों मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके प्रावधान है, क्या इसकी आलोचना हुई है, क्वेश्चन भी मैं डाल चुका हूं, तो वो जरूर देखिएगा। इसकी जो समझ है, एनसीएफ 2005 की जो समझ है, वो कहां से प्राप्त की गई है? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या फिर मानवतावाद से? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, रचनावाद। रचनावाद क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है बताइए? रचनावाद उसको कहते हैं जिसमें बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तो अपने ज्ञान का सृजन करेगा, अपने ज्ञान की रचना करेगा, उसको रचनावाद कहते हैं। और बच्चा अपने ज्ञान का खुद सृजन करता है। बच्चा, नन्हा बच्चा वैज्ञानिक है जो ज्ञान की रचना खुद से करता है ना। तो एनसीएफ की जो समझ है वो कहां से ली गई है? रचनावाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। कक्षा में अनुशासन बनाना क्या है? नेगेटिव। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहें, यानी कि डेली विद्यालय है, ये इंपॉर्टेंट है। गलत। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा है। अपना स्पष्टीकरण करने के लिए कहीं भी उनको डाउट होता है तो उसको स्पष्ट करने के लिए वे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, है ना। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। वर्दी पहनना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। 18 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चे के अधिगम में जो भी सुधार होता है उसमें सबसे उपयुक्त क्या है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, है ना। वास्तविक जीवन, देखिए वास्तविक जीवन भी अपने आप में क्या है? बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सारे नेगेटिव हैं, बस एक ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आंसर हो गया इसका। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? जो भी अनुशासन होता है, जो भी डिसिप्लिन है, वो कैसे मदद करता है अधिगम में? चुप्पी साधी रहने के लिए। कट गया। चुप्पी साधना यानी कि बच्चे चुप रहें इसलिए अनुशासन होता है। गलत। शिक्षकों को निर्देश देने में, यानी कि अनुशासन की मदद से शिक्षक निर्देश देते हैं, ये भी क्या है? गलत। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में मदद करता है, ये भी क्या है? गलत। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि जो बच्चों अपनी शिक्षा है उसको नियमित रूप से जारी रखें। अनुशासन इसलिए ही तो होता है कि आपको डेली आपको डेली जैसे 8 बजे स्कूल आना है, तो अनुशासन क्यों है? बच्चे की शिक्षा नियमित हो सके, मॉनिटर हो सके, कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है, वो सारी चीजें मॉनिटर हो सके। 20 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। जो भी बच्चे की क्षमता है सीखने की, वो उसके जो जीन होते हैं, जीन, उनके द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ये केवल आनुवांशिकता पर बल दे रहा है, इसलिए कट गया। हमें ढूंढना है सत्य। क्या ढूंढना है? सत्य कथन। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। एक अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात, देखिए, देखभाल करना और अच्छा पौष्टिक आहार किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर देगा। बच्चा कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसकी देखभाल करेंगे, पौष्टिक आहार देंगे तो कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगी। कट गया। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण, देखिए केवल आ गया तो आंख बंद करके लगा देना, नेगेटिव ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 बचा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। मैंने आपको बताया था विकास इज इक्वल टू क्या होता है, वंशानुक्रम इनटू वातावरण, दोनों की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं किया जा सकता? अब जीन पियाजे का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जीन पियाजे के मैं आपको बता देता हूं, 3 सिद्धांत थे। कितने थे? 3। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, एक भाषा विकास का सिद्धांत। टोटल 3 सिद्धांत दिए थे और तीनों सिद्धांतों की मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि जीन पियाजे की एक वीडियो आपको चाहिए जिसमें उसके तीनों सिद्धांतों को मैं बता दूं, है ना। चलिए, तो नहीं ढूंढना है, यानी कि ऐसा ऑप्शन जो जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। वे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है और ये सही है, इसलिए क्या है, कट गया। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अभ्यास एवं त्रुटि किसका है? ये थॉर्नडाइक का है, इनका थोड़ी है। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है, जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। निरंतर एवं अभ्यास, ये अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो उसने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें मैं आपको बताता हूं ये दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। अब पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता कौन सी नहीं है, यानी कि 3 विशेषताएं वो इस अवस्था की हैं, एक नहीं है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, यानी कि वो है सिंबॉलिक थॉट्स, जो प्रतीक होते हैं उनको पहचानने लगता है, तो ये तो सही है, इसलिए ये क्या है, कट गया। हमें ढूंढना है नहीं है। अहम मान्यता, ईगोसेंट्रिज्म इसमें होती है बच्चे में, तो ये भी क्या है, इसमें होती है। आपको देखना ईगोसेंट्रिज्म होती है इसमें। अनुत्क्रमणीयता, यानी कि अपलटावी की अवस्था इसको कहते हैं, यानी कि विचार से पलट जाता है तुरंत बच्चा इस अवस्था में, तो ये भी है, ये भी कट गया। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। अच्छा, ये भी होती है, ये तो सारे ही कट गए। देखिए ये तो फिक्स है दोनों, तो ये तो कट गए, ठीक है, दूसरा और तीसरा। अब हमें ढूंढना है, डाउट हमारा 2 में है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति और प्रतीकात्मक विचार, यानी कि सिंबॉलिक थॉट। अच्छा, एक चीज देखिए, यहां पर विचारों की बात की गई है और विचार इस अवस्था में बच्चे में नहीं होते हैं, याद रखना। विचार इस अवस्था में नहीं होते हैं, वो अमूर्त जो चौथी वाली अवस्था होती है उसमें बच्चा विचार के माध्यम से कार्य करता है, इसमें नहीं होता। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 23 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो खेल होते हैं वो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसके अलावा? हमें नेगेटिव ढूंढना है। कैसा है? नेगेटिव है, कोई चीज नेगेटिव है, उसके अलावा खेल महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए देख लेते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी कि जो उनकी इंद्रियां हैं उनको ये उत्तेजित करते हैं, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
पॉजिटिव है, कट गया ये। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अच्छा, खेल इसलिए है कि समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा, है ना, नेगेटिव है ये। इसको आगे बढ़ते हैं। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी नहीं होगा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। अच्छा, खेल इस चीज में भी है कि बच्चे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। नेगेटिव है हमारा समय बिताना, यानी कि समय बिताने के अलावा जो खेल हैं वो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। 25 वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो कुछ प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, इन प्रश्नों में से आपको बताना है कि गंभीर रूप से बच्चा कब सोचेगा। प्रश्न पहला है, सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह से स्थिति में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, बच्चा बोलेगा यस या फिर नो, जानते हैं या फिर नहीं जानते। तो गंभीर रूप से सोचने वाला है ये नहीं है, कट गया। पहला ऑप्शन देखिए, सही जवाब क्या है, तो सही जवाब बता देगा इसमें। गंभीर रूप से सोचने वाला कुछ है, कट गया। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि किसी एक स्थिति के बारे में सोचने की बात कर रहा है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके होंगे। अब बच्चे से पूछा जा रहा है कि विभिन्न तरीके से हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, तो बच्चा 5 तरीके बताएगा कि नहीं बताएगा, तो यही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, गंभीर रूप से सोचने के लिए ये आमंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। 26वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। भारत में प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? बताइए नीचे कौन से, जिनकी एक पुस्तक है डे ड्रीम, दिवा स्वप्न। चलिए कमेंट सेक्शन में बताना, ये होमवर्क मैं आपके लिए रख रहा हूँ। भारत में प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, और उनकी एक पुस्तक भी है दिवा स्वप्न। बच्चों के लिए वो ज्यादा कार्य करते थे, है ना, और वो पुस्तक भी बच्चों के लिए लिखी गई है। उनका नाम बताना है आपको, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक भारत में कौन है? चलिए, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि हमें ढूंढना है पॉजिटिव। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण, रैंकिंग। प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित तो नहीं लग रहा, ये काट देते हैं, अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। छात्रों की लेबलिंग करना नेगेटिव होता है दोस्तों, ये भी कट गया। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना, मैंने आपको पहले बता दिया। रैंकिंग करना, रैंक प्रदान करना नेगेटिव है, तो ये तो तीनों ही कट गए। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो देखिए करके सीखना अपने आप में पॉजिटिव है, परियोजना विधि अपने आप में पॉजिटिव है। परियोजना विधि में क्या है बच्चे, सहयोग से सीखेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा का दूसरा प्रश्न है ये, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा से आपके 2 प्रश्न जरूर आते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। कौन सा कथन ये बता रहा है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन पूरा पॉजिटिव नहीं है, इसको होल्ड पे रखते हैं। किस पे रखते हैं इसको? होल्ड पे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये भी पॉजिटिव है, ये तो है ही पॉजिटिव। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये भी पॉजिटिव है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये नेगेटिव है, तो ये तो कट गया। पहला कट गया और ये कट गया। अब 2 बचे हमारे पास, ठीक है, दूसरा और तीसरा। अब दूसरा और तीसरा पर देख लेते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। इसमें कह रहा है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, 2 में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, है ना, दूसरा और तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। आप लोग बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि अच्छा इसकी आंसर की देखना, ठीक है, इसकी ऑफिशियल आंसर की देखना, और 27 वाले का बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा, ठीक है। अब 2 प्रश्न आपके लिए हो गए।
चलिए कोहल वर्ग के बारे में आ गया क्वेश्चन। कोहल वर्ग यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। कितनी अवस्थाएं थी? 3। कितने चरण थे? 6। सब कुछ बताया था मैंने आपको। कोहल वर्ग ने क्या बोला है? कोहल वर्ग ने बोला था कि जो नैतिकता है बच्चे में बचपन में नहीं होती है, कौन सी अवस्था से होती है, कब होती है, कैसे कैसे होती है। और एक चीज और है, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने यह सिद्ध कर दिया था कि इंसान में कभी नैतिकता होती ही नहीं है ना। तो वो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यानी कि पॉजिटिव ढूंढना है किसके संदर्भ में? कोहल वर्ग के संदर्भ में। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। इस सिद्धांत में परीक्षण प्रक्रियाएं विस्तृत तो हमें नहीं दिखी, है ही नहीं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है, होल्ड पर रखते हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। बच्चे कहां से दार्शनिक हो गए? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ये जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच क्या सहयोग है वो बताता है। जैसे वहां पर था ना कि बच्चा पनिशमेंट के डर से, यानी कि उसके संज्ञान में आया कि पनिशमेंट मिलेगी, उसके हिसाब से वहां पर नैतिकता दिखा रहा है ना। समाज में वो दिखाने के लिए नैतिकता दिखा रहा है, उसका थोड़ा सा मान सम्मान बढ़े, तो संज्ञानात्मक परिपक्वता के आधार पर नैतिकता होती है। ये चीज आप याद रखना। 28 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जिसमें बच्चा सहयोग की सहायता से अपने अधिगम को पूरा करता है ना। स्वयं करता है कार्य, लेकिन जो शुरुआती सहयोग उसको दिया जाता है, इससे संबंधित है। तो आप देख लीजिए सहयोग किसमें है। उसका विकासात्मक चरण को बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। बच्चा संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के कोई कार्य को स्वयं कर सकते हैं, तो ये सही है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, गलत है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है, सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें। सहयोग के द्वारा किसी कार्य को करता है और स्वयं ही करता है किसी कार्य को, है ना, जो उसको कहते हैं ZPD, समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ये किसका है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपको ये मिलेंगे। ZPD क्या है ना, MKO क्या है और स्कीमा क्या है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। तो वो जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। 30 में से कितने प्रश्न सही हैं वो उसका भी जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन देना है। 2 से 3 प्रश्न मैंने पूरे वीडियो में आपसे पूछे हैं, उनका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, जो उभयलिंगी होता है, एंड्रोजाइनस जो पर्सनैलिटी होती है, वो क्या में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री पुरुषों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, ये तो कट गया। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भ करता है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ना इसने 4 वाला, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है ना। तो 2 कट गए हमारे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री जो गुण हैं उनका समायोजन होता है। क्या होता है? समायोजन। हमें पॉजिटिव वे में लेना ही हर चीज, इसको हम समायोजन बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लक्षण है वो मर्दाना, ये सारी चीजें नहीं बोलेंगे, ठीक है। रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करना, रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं भी नेगेटिव है, ये भी बढ़िया। अरे ये तो क्वेश्चन ऑफ द डे था जो मैंने आपको बता दिया। चलो कोई बात नहीं, आप मैंने जो इससे पहले 2 प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब देना नीचे कमेंट सेक्शन में, और 30 में से आपके कितने सही हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो दोस्तों ये 2018 में बाल विकास के पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।